गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निका तुम्हारा है। मैं इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज का जो हमारा विषय है, जो जिस पे हम चर्चा करेंगे है, वो है जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत, यानी कि जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है, उसके लिए जॉन लॉक काफी फेमस है और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है जो उन्होंने 1690 में हमारे सामने प्रस्तुत करी थी, वो है टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक में जॉन लॉक ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत की विवरण दिया है, विवेचना करी है, और उसमें उन्होंने अपने सारे पॉलिटिकल जो सिस्टम की शुरुआत होती है, या प्राकृतिक दशा क्या था, प्राकृतिक अधिकार क्या थे, उसके बारे में उसमें उन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सिद्धांत दिया है, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, वो अंग्रेज दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने दिया था, लेकिन उसको सही तरीके से उदारवादी जो आधार प्रदान करने का श्रेय जाता है, वो जॉन लॉक को जाता है। थॉमस हॉब्स ने कहीं ना कहीं जिस प्रकार के राज्य की निर्माण करी थी, वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट था, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता था, और वो मनुष्य के अधिकारों की इतनी ज्यादा बात नहीं करते हैं थॉमस हॉब्स, जितना कि जॉन लॉक ने किया है। जॉन लॉक ने पूरा फोकस प्राकृतिक अधिकारों को दिया है, और इस प्राकृतिक अधिकार की रक्षा के लिए ही राज्य के निर्माण की बात जॉन लॉक करते हैं। और इस वजह से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उदारवादी कॉन्सेप्ट है, जो अपने रियल फॉर्म में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है, वो जॉन लॉक को जाता है। हालांकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, कई विचारकों ने दिया है, और इसमें इसका मेन जो उद्देश्य है वो है राज्य का निर्माण। तो इसको हर विचारक अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से राज्य का निर्माण हुआ और राज्य के निर्माण की क्या प्रक्रिया है। थॉमस हॉब्स ने इसको अपने हिसाब से दिया, और जॉन लॉक ने इसको अपने हिसाब से दिया। सामाजिक समझौता सिद्धांत की कल्पना हम जब करते हैं कि ये समझौता हुआ होगा, तो उससे पहले एक प्रकार से हम प्राकृतिक दशा की कल्पना करते हैं, चाहे वो हॉब्स हो या लॉक हो या कोई भी विचारक हो जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, वो हमेशा अपने समझौते को बताने से पहले प्राकृतिक दशा की कल्पना करते हैं। लॉक ने प्राकृतिक दशा का जो चित्र खींचा था, वो थॉमस हॉब्स के जो चित्र था, जो इमेजिनेशन था, वो बिल्कुल उससे उल्टा था। थॉमस हॉब्स का जो प्राकृतिक दशा थी, वो बहुत ही अंधकारमयी थी, यानी वहाँ पे स्ट्रगल था, वहाँ पे लड़ाई थी, झगड़ा था, वहाँ पे हर मनुष्य परेशान था, स्वार्थी था, लालची था। लेकिन जो जॉन लॉक है, उनके हिसाब से जो प्राकृतिक दशा है, वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, जहाँ पे शांति थी, सद्भावना था, सौहार्द था। एक इस प्रकार की व्यवस्था की बात जॉन लॉक कहते हैं। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो प्राकृतिक दशा थी, उसमें मनुष्य परेशान था, मनुष्य जो था वो एकाकी था, वो दीनहीन स्थिति में था, वो उसकी जिंदगी बहुत ही पाश्विक थी, बहुत ही क्षणिक थी, बहुत ही शॉर्ट थी, बहुत ही ब्रूटल थी उसकी लाइफ। लेकिन इसके जस्ट उल्टा यानी कि विपरीत बात करते हैं जॉन लॉक, और वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक दशा थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो क्यों अच्छी थी? क्योंकि जॉन लॉक ने मनुष्य का एक सकारात्मक चित्र प्रस्तुत किया है, जबकि हॉब्स ने बहुत ही निराशाजनक या नकारात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। जॉन लॉक के हिसाब से मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, जो स्वभाव से नैतिक नियमों का पालन करता है। यानी मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी होता है जो हर एक चीज अपने विवेक से करता है, और उसके विवेक उसको नैतिक नियमों का पालन करने के लिए उसको मोटिवेट करती हैं, उसको मोटिवेशन प्रदान करते हैं, ताकि वो जो सही है वो काम करे। यानी मनुष्य अपने आप में सक्षम है सही और गलत को समझने के लिए, क्योंकि वो एक विवेकशील प्राणी है। तो इसलिए हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य मूलतः शालीन होता है, यानी शांति प्रिय होता है। मनुष्य अपने विवेक के द्वारा इस बात को समझ सकता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और शांति कैसे स्थापित किया जा सकता है। अनुशासन प्रिय होता है और सौजन्यपूर्ण होता है, यानी कि एक बहुत ही पॉजिटिव इमेजिनेशन करते हैं जॉन लॉक।
और मनुष्य अपने ऊपर शासन करने में भी समर्थ है। यानी कि जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य को ये पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना उसके हित में है और क्या करना उसके हित में नहीं है, और वो अपने साथ साथ दूसरों के साथ अपने हितों को जोड़ के चलता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नैतिक नियमों का पालन करने वाला है। तो इस प्रकार से जॉन लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक दशा थी, साधारण शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और रक्षा की दशा होती है। यानी कि जब मनुष्य की मनुष्य का जो इमेजिनेशन है, जब लोग उसको अच्छा बताता है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्राकृतिक दशा है वो भी अच्छी होगी। और ये दशा कैसी होगी? शांतिपूर्ण होगी, क्योंकि हर इंसान सही तरीके से अपने अधिकारों को समझता है और साथ ही साथ दूसरों के अधिकारों की भी समझ रखता है। इसलिए यहाँ पे शांति होगी, सद्भावना होगा, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए समूह बनाकर रह रहे होंगे, परस्पर एक दूसरे की सहायता कर रहे होंगे और एक दूसरे की रक्षा भी यहाँ पे सुनिश्चित हो जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य की जो स्थिति बताता है वो भी अच्छा है, और जो प्राकृतिक दशा की स्थिति है वो भी अच्छी है, सकारात्मक है। प्राकृतिक दशा में लोग स्वेच्छा से प्राकृतिक कानून का पालन करते हैं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों के लिए प्राकृतिक कानून बने हुए हैं प्राकृतिक दशा में, और व्यक्ति अपनी इच्छा से इन प्राकृतिक कानूनों की रक्षा में लगे हुए होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब प्राकृतिक दशा इतनी अच्छी है, इतनी सौहार्दपूर्ण है, सद्भावनापूर्ण है, शांति प्रिय है, लोग वहां मिलजुल कर सहयोग से काम कर रहे हैं, तो ऐसी क्या स्थिति आ जाती है कि लोगों को मिलकर समझौता करना पड़ता है और राज्य का निर्माण करना पड़ता है। तो इसके लिए लोग कहते हैं कि समस्या वहां पैदा होती है जब कुछ स्वार्थी लोग नैतिकता के नियमों की अवहेलना करने लगते हैं और दूसरों के अधिकारों का हनन करता है। हर व्यक्ति को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं प्राकृतिक दशा में, जो जीवन है, संपत्ति है और स्वतंत्रता का अधिकार है। ये 3 प्रकार के अधिकार प्राकृतिक दशा में व्यक्ति के पास रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अपराधी होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ से लिप्त होते हैं, इस बात को जॉन लॉक एक्सेप्ट करता है, और उनके वजह से जो प्राकृतिक दशा की शांति होती है, जो सौहार्द होता है, जो सहयोग होता है, वो कहीं ना कहीं भंग होने लगती है। लोगों के जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं उसका हनन होने लगता है, और इस वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का उदय होता है। तो जो प्राकृतिक दशा की शांति होती है, जो सुरक्षा होती है, वो यहाँ पे भंग हो जाती है, और उसकी जगह पे क्या हो जाता है? शत्रुता आ जाती है, यानी कि लोग नफरत करने लगते हैं, लोगों में वैमनस्य आ जाता है, ऐसे माहौल में हिंसा आ जाता है और परस्पर विनाश का वातावरण पैदा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है या सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है, तो वहां से समस्याएं शुरू होना स्थापित हो जाती हैं। और क्योंकि प्राकृतिक दशा में कोई सत्ता ऐसी नहीं है जो इन कानूनों को विधिवत स्थापित कर सके, तो जो कि ऐसे अपराधियों से निपट सके, तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक दशा में ऐसी कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो इन अपराधियों को, जो कि वहाँ की शांति को, व्यवस्था को भंग करते हैं, उन्हें पनिशमेंट दे सके, उनको जो है उनके अपराध को निपटा सके, उसको सॉल्व कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। और यदि मनुष्य, और हालांकि हर मनुष्य अपने बारे में यदि डिसीजन लेने लगेगा तो वहाँ पे वैसे भी शांति नहीं रह पाएगी, क्योंकि हर मामले के लिए मनुष्य स्वयं न्यायाधीश बन जाएंगे, तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति के प्रतिकार के लिए मनुष्य नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की स्थापना करता है। यानी कि प्राकृतिक दशा में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जहाँ पे शांति की जगह पे हिंसा का राज हो जाता है, वैमनस्य हो जाता है, नफरत हो जाती है, शत्रुता हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जब हर व्यक्ति अपना न्यायाधीश खुद बन जाता है, अपने लिए खुद लड़ने लगता है, ऐसी स्थिति में जो प्राकृतिक दशा होती है वो विनाश की तरफ बढ़ जाती है। और ऐसे में जॉन लॉक कहता है कि लोग एक नागरिक समाज की स्थापना के लिए आगे बढ़ते हैं और मिलजुल कर एक समझौता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जैसे कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। समझौते के अंतर्गत मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं। वो वचन क्या देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वे स्वयं अपने अपने न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि इस प्राकृतिक अधिकार को संपूर्ण समुदाय के प्रति
सौंप दिया जाएगा। यानी कि एक समझौता होता है और नागरिक हालांकि जॉन लॉक ने तीन समझौते की बात करी है, लेकिन जो पहला समझौता होता है उस समझौते के द्वारा नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की स्थापना होती है। और इस समझौते में जो मनुष्य होते हैं वो आपस में एक दूसरे को वचन देते हैं, वो इस बात का वचन देते हैं कि जब भी जो प्राकृतिक नियम है, जो प्राकृतिक कानून है या जो प्राकृतिक अधिकार है, यदि उनका उल्लंघन होगा या उनका वायलेशन किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में हर कोई अपना न्यायाधीश नहीं होगा, हर कोई अपनी समस्याओं को अपने हिसाब से नहीं निपटाएगा, बल्कि हम एक समूह बनाएंगे, एक सभा बनाएंगे जिनके द्वारा इन समस्याओं का निपटान किया जाएगा। और ये सभा, ये समूह जो होगी या जो सरकार बनेगी वो हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी। तो इस तरह लॉक के अनुसार राज की संप्रभुता जो होगी वो पूर्ण या असीम नहीं होगी, बल्कि वो शर्तों से बनी रहती है। यानी कि जो समझौता होगा और समझौते के बाद जिस राज्य का निर्माण होगा, जिस शासन की व्यवस्था की शुरुआत होगी, वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं होगी, जैसा कि थॉमस हॉब्स ने बोला। क्योंकि थॉमस हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समझौते में जो लिव्यार्थम बनता है या जो राजा आता है, जो प्रभुसत्ता आता है, वो समझौते का पार्ट नहीं होता है, इसीलिए वो समझौते से बंधा हुआ नहीं होता है। लेकिन लॉक ने क्या बोला है कि जो समझौता होगा उस समझौते का पार्ट होगा राजा, और उसे राजा या सभा जो भी होगी, और उसे इसलिए बनाया जा रहा है कि वो इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, और यदि वो रक्षा नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसे वहां से हटा दिया जाएगा। यानी कि तरीके से क्रांति के का भी अधिकार जॉन लॉक अपने नागरिकों को देता है। वास्तव में लॉक में समाज की स्थापना और सरकार की स्थापना में अंतर किया है। लॉक कहता है कि जो पहला समझौता होगा उससे समाज की स्थापना होगी, सिविल सोसाइटी की स्थापना होगी, उसके बाद जो दूसरा होगा, तीसरा होगा, उसके द्वारा सरकार की स्थापना होगी। हॉब्स ने समाज में या सरकार में कोई अंतर नहीं किया है, उसका एक ही समझौता होता है, उसी के द्वारा समाज की भी स्थापना होती है और सरकार की भी स्थापना होती है। लेकिन लॉक ने बिल्कुल निश्चित रूप से कैटेगराइजेशन कर रखा है, पहले समाज बनेगा, सिविल सोसाइटी की स्थापना होगी और उसके बाद जो है सरकार की स्थापना होगी, प्रभुसत्ता की स्थापना होगी, जो कि एब्सोल्यूट नहीं होगा बल्कि नियमों से बना हुआ होगा। समाज की स्थापना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है, जो सामाजिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है। जैसा कि लोग कहते हैं कि सोशलाइज समाज जो है वो एक स्वाभाविक संस्था है, वो किसी समझौते द्वारा नहीं बनाई जा रही है। मनुष्य जिस प्राकृतिक दशा में रहता था वहां पे पहले से ही समाज जो है विद्यमान था, तो इस प्रकार से समाज किसी समझौते के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। समझौते के द्वारा तो सिर्फ सरकार बनाई जाएगी, सरकार की स्थापना मिलजुल कर सोच विचार करके निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाएगी। समाज तो पहले भी था, व्यवस्था पहले भी थी, सबसे राज्य का निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि जो कुछ लोग, जो कुछ बुरे लोग हैं, जो कुछ स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने व्यवस्था को खराब कर दिया है, उस व्यवस्था की रक्षा के लिए और उन लोगों को अपराध ना करें, इसके लिए जो है ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य का निर्माण किया जा रहा है। तो राज्य का काम जो है वाइड नहीं है, बहुत ही मिनिमल है, वो कुछ अधिकारों की रक्षा तक उसने सीमित कर दिया है। कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य है, उसमें सबसे पहले संपत्ति आ जाता है, जीवन आ जाता है और स्वतंत्रता। हालांकि यहाँ पे जीवन संपत्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार तो व्यक्ति खुद भी मैनेज कर लेगा, लेकिन जो जीवन का अधिकार है और जो संपत्ति का अधिकार है ये सरकार के द्वारा ही उसका उल्लंघन ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस प्रकार की सरकार की जो स्थापना होती है वो एक ट्रस्ट के तौर पे होती है, एक धरोहर के तौर पे होती है। यानी सरकार के पास जो प्राकृतिक अधिकार है मनुष्य के, वो एक धरोहर के तरीके से रखी होती है और सरकार को उसकी रक्षा करनी होती है। यदि सरकार उसकी रक्षा करने में निष्फल हो जाता है तो ऐसे में उसे हटाया भी जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभु सत्ताधारी को न्याय करने का अधिकार इस शर्त पे सौंपा जाता है कि वो मनुष्य के मूल प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करेगा। ऐसा नहीं कि उन्हें इतना पावर दे दिया जाएगा कि वो एकदम पूर्ण और असीम हो जाएगा और अंत में वो मनुष्य को मनुष्यों के जो प्राकृतिक अधिकार है वो उसको ही छीन ले या उसकी अवहेलना करे। ये अधिकार जो सत्ताधारी को नहीं दिया गया है, क्योंकि इससे अधिकार की रक्षा के लिए समाज में सरकार की स्थापना की जाती है। यानी कि राज्य का काम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं अधिकारों की रक्षा करना ही है।
यदि सरकार अपना दायित्व पूरा करने में सफल नहीं होता है तो उसे समाज से हटाकर नया सरकार स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि सरकार अपने उद्देश्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए उसको बनाया गया है, यदि उन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जॉन लॉक ने क्रांति के अधिकार को भी मान्यता प्रदान करी है। लॉक के अनुसार जो सामाजिक अनुबंध है उसके बाद भी व्यक्ति पहले की तरह ही स्वतंत्र रहता है, उसके अधिकार पहले जैसे थे आज भी वैसे ही बने रहेंगे। और लॉक के चिंतन के अंतर्गत सहमति की प्रक्रिया जो है, जो समझौते की प्रक्रिया है, वो 3 अवस्थाओं में होती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जो थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो लगभग 3 अवस्थाओं में ना होकर के एक अवस्था में होती है। प्राकृतिक दशा से जब व्यक्ति एक दूसरे को वचन देते हैं तो एक समझौता होता है और उसी एक समझौते के द्वारा समाज की स्थापना होती है और उसी एक समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना होती है, प्रभुसत्ता की स्थापना होती है, जो कि एब्सोल्यूट होता है, जो किसी भी लिमिटेशन में नहीं होता है, किसी सरकारी बंधन में नहीं होता है और वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लॉक ने क्रांति का अधिकार, थॉमस हॉब्स ने क्रांति का अधिकार जो है नहीं प्रदान किया है, लेकिन लॉक यहाँ पे क्लियर है और वो कहता है कि प्राकृतिक दशा में जो 3 हमें प्राकृतिक अधिकार प्रदान किए गए थे, प्राप्त थे, प्रकृति से ही प्राप्त थे, हमें जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का अधिकार, इन तीनों की रक्षा के लिए सरकार की स्थापना की जाएगी, राज्य की स्थापना की जाएगी, राज्य का निर्माण किया जाएगा। और ये समझौता 3 चरणों में हमारे सामने घटित होगा। पहला चरण जो है, पहली अवस्था में मनुष्य सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं कि वे समुदाय के रूप में मिलजुल कर रहेंगे। यानी पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था में सभी मनुष्य आपस में मिल के समझौता करेंगे कि वो एक समुदाय के रूप में रहेंगे, एक समाज के रूप में मिलजुल कर समाज में रहेंगे और अपनी प्राकृतिक शक्तियों को एकजुट कर देंगे। जो शक्ति अभी तक उनके पास इंडिविजुअली थी, वो शक्ति अब उन्हें समूह के रूप में वापस मिल जाएगी। यानी वो अपने अधिकारों को किसी को दे नहीं रहे, बल्कि वो शक्ति जो पहले उनके पास इंडिविजुअली थी, अब वो एक ग्रुप के रूप में उनके पास आ जाएगा, ताकि वो एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए सम्मिलित कार्यवाही कर सके। हॉब्स कहता है कि जब समझौता होता है तो शर्त ये होता है कि मैं अपने अधिकार लेवियाथन को सौंपता हूँ, बदले में तुम भी अपने अधिकार लेवियाथन को सौंप दो। यानी वो अधिकार अब ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। लेकिन लॉक ने जस्ट इसको अपोजिट बताया है। वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने सारे अधिकार फिर से प्राप्त कर लेता है सिविल सोसाइटी में, क्योंकि पहले जो अधिकार उसको व्यक्तिगत रूप से प्राप्त थे, अब वही उसको अधिकार जब वो समूह का पार्ट बन गया है तो समूह में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से पहली अवस्था में नागरिक समाज की, एक सामूहिक समाज की, एक सिविल सोसाइटी की स्थापना होती है और दूसरी अवस्था में वो इस समूह के सदस्य बहुमत से विधायी और अन्य संस्थाएं स्थापित करने के लिए तैयार होते हैं। अब दूसरी जो अवस्था होगी, ये सारी सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो आपस में मिलकर ये तय करेंगे कि किस प्रकार से विधायी प्रक्रियाएं होंगी, संस्थाएं कैसे बनेंगी, क्या प्रोसेस होगा उनका, सरकार कौन बनाएगा, लॉस कौन बनाएगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जस्टिस कौन करेगा, इस प्रकार की चीजों की उसमें जो है व्यवस्था जो है की जाएगी। इस प्रकार से दूसरी अवस्था जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उससे जुड़ा हुआ है और तीसरी अवस्था में समाज के वे सदस्य जो संपत्ति के स्वामी हैं, व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ये निर्णय करते हैं कि लोगों पर कौन कौन से और कितने कर लगाए जाएंगे। यही कारण है कि लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने मनुष्य को स्वतंत्रता, संपत्ति, सबको इतना महत्व दिया है कि उसने अपनी तीसरी अवस्था का जो समझौता है उसको इस बात से मेंशन कर दिया है कि जो संपत्तिशाली होंगे वो ये तय करेंगे कि टैक्सेशन कैसे कैसे होगा, कौन कितना देगा। यानी कि इक्वल टैक्सेशन की बात तो यहाँ पे जॉन लॉक नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 अवस्थाएं होंगी और इन 3 अवस्थाओं के द्वारा सिविल सोसाइटी की स्थापना, देन संस्थाओं की स्थापना और उसके बाद जो है सरकार की स्थापना कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसे राज्य का निर्माण करता है जो बहुत ही मिनिमल स्टेट होगा, यानी कि उसका काम बहुत ही अल्प होगा। तो इसी के साथ यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।